इसरो के साथ और आईआईएससी बेंगलोर के साथ साइट पे हमने पहले ये मॉडल टेस्ट किए। सेंसर्स अपने ज़मीन के अंदर रहते हैं और वहाँ से वायर बाहर आके वहाँ पर अपना एक कंट्रोलर मॉड्यूल रहता है। किसी भी क्रॉप का यील्ड अच्छा निकालने में 70% ऑफ द रोल इज वाटर। उसका रूट में कितना मॉइस्चर है। अगर अच्छा ग्रो करना है तो आपको हर स्टेज के हिसाब से उसको पानी देना। जो हमने सेंसर बनाए यहाँ पर आके, उसमें जो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिला है आज, तो मुझे यूएस में और कहीं पर रह के वो नहीं मिलता। यूँ तो बहुत से लोग मिलते हैं जो अच्छी जगह से पढ़ाई करने के बाद, आईआईटी जैसे संस्थानों से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका की टॉप एजेंसी नासा में काम करके और वहीं के हो के रह जाते हैं। वहीं पे अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी लाइफ मिलती है। पर बहुत से ऐसे जो लोग होते हैं जो वहाँ भी संतुष्ट नहीं होते और अपने वतन लौट आते हैं, क्योंकि उनको कुछ अलग करना होता है, किसानों के साथ करना होता है, कुछ इनोवेशन करना होता है। ऐसे ही हमारे साथ एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने नासा में काम किया। नासा में कई सारे अमेरिकन एजेंसी के साथ साथ यूरोपियन एजेंसी में भी काम किया और काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र रहा और उनकी अच्छी लाइफ थी। लेकिन वो अपने भारत लौट आए, इस वजह से लौट आए क्योंकि उनको किसानों के साथ कुछ करना था। जी हाँ, हमारे साथ है पराग सुरेश नार्वेकर जी, जो मुंबई से हैं लेकिन गोवा के रहने वाले हैं। भारत के किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं, सेंसर्स पे काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किसान कैसे अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, कैसे वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं, इस सब पे हम बात करेंगे पराग जी से, जो हमें बताएंगे कि उनकी लाइफ कैसी थी और आज खेती में टेक्नोलॉजी कितना इम्पॉर्टेंट हो गई है। जी पराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये बताएं कि जो आप बॉम्बे से, आईआईटी बॉम्बे से आप अमेरिका गए और उसके बाद आपके वापस आने का जो यात्रा थी वो कैसी रही? पहले तो आईआईटी बॉम्बे में एक 2002 से जो मेरे प्रोफेसर थे वहाँ पर, प्रोफेसर के एस राव, उनको फादर ऑफ माइक्रोवेव सैटेलाइट बोला जाता था इंडिया में। वो इसरो के साथ काम करते थे और इसरो के साथ एक वहाँ तब का एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट था। वहाँ से उनको नासा के साथ एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करने का मौका मिला था। तो तब मैं स्टूडेंट मेंबर था, तो मेरा पहला कनेक्शन हुआ था नासा के साथ। तो तब वो जो था कि हम लोग बॉम्बे को, पूरा मुंबई सिटी को वो मैप कर रही थी 3D में। तो तब मेरा अट्रैक्शन बढ़ गया कि इतना बड़ा टेक्नोलॉजी इतना दूर से सब मैप करके हमको आज अपना शहर के बारे में, एक एक जर्रे के बारे में बता रहा है। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। नासा एंड अपना यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये दोनों कोलैबोरेटिवली मिलके मुझे उन्होंने एक टास्क दिया, विच वाज माय पीएचडी टास्क। तो पीएचडी टास्क करने के लिए मैं जर्मनी से और नासा का डेटा लेके वहाँ से हमने कोई इंटरवेंशंस, यानी कि रिसर्च में हम लोग कैसे वो यानी कि टारगेट कर सकते पॉइंट, उसके लिए मैंने कोई एल्गोरिथम्स बनाए। फिर वो एल्गोरिथम्स हमने पब्लिश किए, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए लोगों ने। फिर वहाँ के बाद जो था कि एग्रीकल्चर के बारे में मेरा हर तरफ अट्रैक्शन था, क्योंकि जब मैं इंडिया में रहता था तो आई यूज्ड टू सी लाइक हमारा जो है तो इट्स एग्रीकल्चरल अपना सेक्टर बहुत ज़्यादा है। मुझे लगा कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए। एंड भारत के जो हमारे किसान हैं, जो आज तक उनको उतना कुछ एक्सपोजर भी नहीं मिला है और वो खुद का स्ट्रगलिंग चालू है उनका। जब मुझे लगा कि दिस हाउ वी कैन यूज़ दिस आवर सैटेलाइट एंड सेंसर टेक्नोलॉजी, सेंसर का टेक्नोलॉजी हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं देश के लिए, तो पहला क्वेश्चन था कि कहाँ से शुरुआत करें। तो तब मैंने इसरो के साथ और आईआईएससी बेंगलोर के साथ, क्योंकि इनका बहुत बड़ा साइट है कर्नाटका में, तो वहाँ पर वो साइट पे हमने पहले ये मॉडल टेस्ट किए। तो ये टेस्टिंग में हमारे नासा के, इसरो के जो मेरे कलीग्स हैं वो भी साथ में कंबाइंड थे, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट के भी लोग थे। तो उन्होंने सब मिलके हमने वो इम्प्लीमेंट किया भारत के क्लाइमेटोलॉजी पे, और वहाँ से स्टडी किया कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, और वहाँ से हमको सक्सेस मिला। वी शुड इम्प्लीमेंट ऑल दिस टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। और पहले जो ग्रेप फार्मर्स है, तो दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव क्रॉप ग्रेप। तो ये सेंसिटिव क्रॉप के ऊपर हम लोग अगर प्रूव कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, देन वी कैन इम्प्लीमेंट दिस टेक्नोलॉजी फॉर ऑल द ग्रोअर्स बाय सपोर्टिंग द फार्मर। तो अभी ग्रेप्स में आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो क्या टेक्नोलॉजी है और उसको आप जो बनाते हैं उसकी कॉस्ट क्या है, वो कैसे उन किसानों की मदद करती है? बेसिकली 70% जो रोल रहता है किसी भी क्रॉप का यील्ड अच्छा निकालने में, क्वालिटी बढ़ाने में, तो 70% ऑफ द रोल इज़ वाटर। वाटर इन द
उसका रूट में कितना मॉइस्चर है, रूट जोन में आपने कितना सिंचाई करके रखा है, दैट प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल। आपके पास पानी है या नहीं ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन अगर अच्छा ग्रो करना है तो आपको हर स्टेज के हिसाब से उसको पानी देना है। तो उस इसको थोड़ा सा सर विस्तार से बताएं कि जो रूट्स में या जो सॉइल में मॉइस्चर है वो मॉनिटरिंग और वो प्लांट की ग्रोथ के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी खास करके प्रोडक्शन के लिए। अभी जैसे कि अपना ग्रेप का हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, तो उसका एक सेंसिटिविटी रहता है क्रॉप का। हर हर बार उसको जब अपना बोलते कि उसका बंच ग्रो करना रहता है, उसका बेरी साइज इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको ये सब पैरामीटर्स अगर सही तरीके से लाने हैं, तो आप क्या करते हैं कि उसके शुरुआती उसका जो रहता है ग्रोइंग पीरियड, शुरुआती पीरियड में आप थोड़ा उसको ज़्यादा पानी देते, तो उसके हिसाब से वो पानी पुल करके ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ लेता है। उसके बाद आता है उसका फ्रूटनिंग स्टेज। फ्रूटनिंग स्टेज पे आपको थोड़ा उसको स्ट्रेस वगैरह देना पड़ता है, जो अपने एग्रोनॉमिस्ट यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से अपने फार्मर लोग को बताते हैं कि कौन सा स्टेज पे कैसे पानी देना है। तो फ्रूटनिंग होने के बाद फिर अगेन उसका स्टेज आता है दैट इट नीड्स टू मोर वाटर टू बी पुल्ड विथ अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर भी ज़्यादा नहीं डालना है, तो वो कितना डालना है पानी के साथ अगर आप देते हो तो पानी का रोल इज 70%, फर्टिलाइज़र का रोल सिर्फ 15% रहता है, और बाकी रोल अपना वेदर का रहता है उसमें। तो वेदर पे तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पानी कितना हम लोग दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते। जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो रहा है एग्रीकल्चर पे, क्या उसे टेक्नोलॉजी से कम किया जा सकता है? रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन किसानों को बचाया जा सकता है। किसानों को तो ऑब्वियसली बचा जा सकता है, क्योंकि अगर प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द क्यूअर, जो कॉस्ट रहता है। प्रिवेंशन जो हम लोग ये करते हैं, फॉर एग्जांपल हमको अगर पता चला है कि अभी बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, तो बारिश की वजह से फॉर एग्जांपल ग्रेप में क्रैकिंग आती है, क्रैकिंग के इसमें उनका पूरा लॉस होता है। टू सेव दिस क्रैकिंग, इफ़ यू नो दैट रेन इज़ कमिंग, और अभी तो कभी भी बारिश हो सकती है क्लाइमेट चेंज के इसमें, तो अगर हम लोग को पता चलता है कि अभी बारिश होने वाली है, तो तब ये ज़्यादा पानी देते हैं। और आपको मॉइस्चर अगर आप सेंसर डाल के टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करते हो, तो ये डायरेक्टली उनके फाइनेंस पे इम्पेक्ट होता है। और फिर दैट टेक्नोलॉजी अपना जो ग्रुप है दे स्टार्टेड एडप्टिंग इट। तो अगेन यहाँ पर जो रोल आता है एक ग्रुप ऑफ फार्मर वर्किंग टुगेदर, तो एक दूसरे को देख के फिर एडप्ट कर सकते हैं। अभी आपने इस तरह के कितने डिवाइसेस लगाए हैं, और ये डिवाइस कैसे लगती है? क्या ऊपर लगती है या ज़मीन में जाके उसको अंदर लगाना होता है? कैसे काम करती है? अभी हमने 350 लगाए हुए हैं, जो पहले शुरुआती स्टेज में थे, जो बहुत ही हाई वैरायटी क्रॉप्स थे हमारे ग्रेप्स, तो उसमें लगाए थे। वहाँ पर हमने टेस्टिंग वगैरह सब लेके नाउ वी आर हमारे तो अराउंड 20,000 फार्मर है, लेकिन अभी हमारा दूसरा जो लगाने का ये चल रहा है, तो 2,500 से 3,000 तक हम लोग ये लगा रहे हैं अभी जो हमारा काम चल रहा है वो। तो उसमें वो ऐसा लगता है कि सेंसर्स अपने ज़मीन के अंदर रहते हैं, और वहाँ से वायर बाहर आके वहाँ पर अपना एक कंट्रोलर मॉड्यूल रहता है जो सोलर पावर से चलता है। तो फार्मर को कुछ ज़रूरत नहीं कि वो कुछ अलग से उसको लाइट प्रोवाइड करो या कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं रहता। तो सेंसर क्या क्या बताता है? एक तो बारिश कब होने वाली है, हवा कितनी तेज चलने वाली है, मॉइस्चर कितना है, ये क्या क्या चीज़ें बताता है जो किसान की फसल को सीधे नुकसान से बचा लेती हैं? सीधा जो नुकसान से बचाती है वो है उसका सिंचाई, यानी कि मॉइस्चर सेंसर। मॉइस्चर सेंसर सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लगाता है कंडक्टिविटी सेंसर। कंडक्टिविटी आपको बताए क्षार कितने हैं, यानी कि ठीक तरह से अपना मिट्टी से वो फर्टिलाइज़र उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, वो एक सेंसर वो जरूर रहता है। ये जो प्लांट की बात हाँ, प्लांट जब प्लांट उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। अगर कभी कभी क्या होता है उसका पीएच लेवल की वजह से कभी कभी वो उठा नहीं सकता उतना सेंसर। एक अच्छे प्लांट की ग्रो करने के लिए पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसका? अभी ये तो क्रॉप पे डिपेंड करता है। अभी जो ग्रेप के लिए वो पीएच लेवल थोड़ा कम लगता है, क्योंकि तब उसको ज़्यादा खींचते। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आकर सीखा है अपने एग्रोनॉमिस्ट से, तो ऐसा है कि पीएच लेवल जब कम रहता है तो प्लांट को बुक जो है वो लगे तो ज़्यादा अच्छा ये करता है, पुल कर सकता है। तो वो मिट्टी का अगर अलग अलग आप उसको ट्रीटमेंट दे के, यानी कि अपने ड्रिप से आप उसको अलग ये आपको उसका आप हैंडल कर सकते हो वो क्रॉप को। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का डेटा आपके पास हर समय होना चाहिए।
तो हर घंटे का जो डेटा है वो फार्मर को उसके ऐप के ऊपर आता है। तो अभी ये फॉर एग्जांपल 8 दिन के बाद एक बार सिंचाई आती है इनकी, तो कभी कभी 6 दिन में आ सकती है, कभी सिर्फ 4 दिन में आती है। डिपेंड करता है क्रॉप की स्टेज क्या है, ऊपर का क्लाइमेट कैसे है। ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा पुल होगा पानी। तो पहले फार्मर क्या करते थे, अपने हिसाब से कभी भी पानी देते थे, तो उसके वजह से वो बेरी का साइज़, उसका ग्रेप का फिर वो बंच का साइज़, उसमें इश्यूज रहते थे। तो उतना चाहिए उतना बेनिफिट नहीं निकाल सकते थे। ये मैं सिर्फ ग्रेप की बात कर रहा हूँ। वैसा ही फिर पोमोग्रेनेट है और कई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, अलग अलग किस्म का अलग अलग एक एग्रोनॉमी का ट्रेंड है। तो आप सिर्फ पानी का नियोजन करके आपका साइज़, आपका बेरी साइज़, आपका क्वालिटी, इससे आपको बहुत सारा आप ये उसका बेनिफिट निकाल सकते हैं। और हमने एक कॉस्ट भी रखा है, वो बहुत कम है, अराउंड 20,000 के आसपास रखा है एक स्टेशन का। तो आराम एक से जो ये डिवाइस है ये 20,000 की है। अराउंड 20,000 की है। जी। अभी इंडियन एग्रीकल्चर में खास करके क्लाइमेट चेंज के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं? किसानों को कैसे अपने आप को बदलना चाहिए? पहले जो ट्रेंड था कि किसान अपना खेती लेता था, फॉर एग्जांपल अभी जून में बारिश होने वाली है, तो जून में वो खरीफ का क्रॉप लगाता था। उसके बाद उसका सब डेट्स फिक्स थे, उसके हिसाब से हमारे त्यौहार भी बने हुए हैं कि जब सब अगर ये हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, तब दिवाली आती है या अलग किस्म के त्यौहार आते हैं। तो इसके हिसाब से सब चलता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि आगे पीछे हो रहा है सब। अभी फॉर एग्जांपल बारिश हुई नहीं, लेट होने लगी, तो आप कब करोगे? आप तो सोइंग बारिश कब क्या है ना, करोगे? बारिश तो मोहल्ले मोहल्ले होती है कि एक सेक्टर में हो रही है, दूसरे सेक्टर में बारिश नहीं हो रही है। हाँ। उसमें डेटा कैसे काम करेगा? उसमें भी एक है, ये है कि अभी क्या होता है कि उसमें हम लोग सैटेलाइट की भी मदद लेते हैं कि सेंसर एक जगह पे लगा है, वहाँ पर इतना बारिश हो रहा है, आजू बाजू में कितना बारिश हो रहा है, तो उसका जो है वो कोलैबोरेशन रहता है, सैटेलाइट एंड सेंसर्स। लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है आप जो यूज़ कर रहे हैं, वो कितना आप आगे अभी कितने किसानों में हर साल लगाना चाहते हैं ताकि किसानों को अपनी फसल के नुकसान से बचाया जा सके? क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हॉर्टिकल्चर में होती है? क्या ये गेहूं और धान जो जो बड़े मात्रा में उगाई जाती हैं उसमें भी जाके यूज़ कर सकते हैं? अभी ये जो टेक्नोलॉजी है ये पूरा क्रॉप में आप लोग रबी या खरीफ है, धान में भी लगा सकते हैं। अभी उसका फिर वो क्या रहता है कि एक मार्जिनल किसान के हिसाब से अगर आप देखो, तो उसका जो वो कुछ अगर ये खरीदेगा ये टेक्नोलॉजी, तो वो जो किसी एक प्राइस में खरीद रहा है, तो उसका वो जो है ना, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसी साल उसको रिटर्न होना है। तो अगर हम लोग आगे जाके अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत और कम प्राइस कर पाए कि किसान हर किसान तक ये पहुँचे, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। जब आप नासा से आ रहे थे तो किसी ने रोका नहीं आपके फैमिली से कि कहाँ इंडिया में आके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं? अभी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि नहीं तो ये लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आईआईटी में पढ़ाई करने के बाद फिर नासा में काम करने के बाद फिर आके किसानों के बीच में काम करना। वो एक्चुअली अभी इसमें दो टाइप का है मेरा, क्योंकि मेरी फैमिली भी मेरे साथ ही रहती थी यूएस में। तो मेरी मम्मी है, मेरी वाइफ, वो भी वहाँ पर रहते थे। लेकिन अगर उनका कैसा है कि दे आर इंडियन वुमन, तो उनका ज़्यादातर अट्रैक्शन अपना इंडिया की तरफ रहता है। जो हमने सेंसर बनाए यहाँ पर आके, उसमें जो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिला है आज, तो मुझे यूएस में और कहीं पर रह के वो नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया पराग सर हमसे बात करने के लिए। तो ये नासा के साइंटिस्ट और पराग सुरेश नार्वेकर साहब जो अभी किसानों के बीच काम करके ज़्यादा संतुष्ट हैं, ना कि अमेरिका में किसी नासा एजेंसी के सेटेलाइट की लॉन्चिंग के मौके पे उपलब्ध होकर वहाँ पे होते। खेती में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ। यही भारत की संस्कृति की खूबसूरती है और यही शायद खसूसियत भी है जो इनको यहाँ पे खींच लाई है। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही विलक्षण प्रतिभाओं को जानने और समझने के लिए हम कहानियाँ आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए गांव जंक्शन।